हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में, जो कि है ईएमएफटी की। दो थ्योरम्स कौन सी हैं? अर्नशॉस थ्योरम एंड थॉमसन्स थ्योरम। स्टार्ट करेंगे अर्नशॉस थ्योरम से और एंड करेंगे थॉमसन्स थ्योरम से। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर द अर्नशॉस थ्योरम। अब ये अर्नशॉस थ्योरम समझने के लिए आपको एनर्जी समझनी पड़ेगी फॉर एन पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में करा था। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकर देखकर आइए। अदरवाइज यहाँ पर कुछ चीजें बाउंस हो जाएंगी, समझ नहीं आएंगी। तो इट इज बेटर एनर्जी वाला वीडियो देखाइए एंड देन कम टू दिस वीडियो। तो अर्नशॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, व्हाट डज द स्टेटमेंट मीन? स्टेटमेंट क्या है पहले ये देखते हैं। अ स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैन नॉट बी इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम अनलेस एक्टेड अपॉन विद अदर फोर्सेस। अगर मेरे पास कुछ स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हैं, वो कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे जब तक हम बाहर से कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं उसके ऊपर। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेती हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीन साइड्स हैं, तीन कॉर्नर्स पे हमने तीन चार्जेस रख दिए हैं, क्यू क्यू एंड क्यू, राइट। सो यहाँ पर तीन कॉर्नर्स पे क्यू 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 चार्ज रखा है। एट द सेंटर क्या है हमारे पास? माइनस क्यू अपॉन √3 चार्ज। तो इस पोजीशन पर ये इक्विलिब्रियम में होगा, राइट। तो इक्विलिब्रियम क्या है और स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो तीन चार्जेस हैं, किसी भी चार्ज को अगर मैंने उसकी पोजीशन से हटा दिया, क्यू को कहीं और मूव कर दिया, तो क्यू वापस अपनी लोकेशन पर खुद से नहीं आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं स्प्रिंग की बात करती हूँ, मैं स्प्रिंग को खींचती हूँ तो वो वापस छोड़ते ही अपनी पोजीशन पे वापस चला जाता है, वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर अगर हमने इस इक्विलिब्रियम को हिलाया, किसी भी चार्ज को उसका पोजीशन से हटा दिया, तो वो वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं जाएगा, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल क्यू चार्जेस एट 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल and minus q upon √3 charge at the center. It is equilibrium but it is not a stable equilibrium, right? क्योंकि जैसे ही हम डिस्टर्बेंस करेंगे यहाँ पर कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगा, कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगा, तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस नहीं आएगी खुद से। हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा ताकि ये वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाए, राइट। तो अगर हम एटम्स की बात करें, एटम्स में भी कोई भी स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, हमेशा हमारे पास एटम का डायनामिक मॉडल होगा। इसीलिए ही हम एटम का हमेशा डायनामिक मॉडल पढ़ते हैं, राइट, क्योंकि वहां पर कभी भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है। अगर कोई भी चार्ज डिस्प्लेस हुआ तो वो वापस अपनी लोकेशन पे खुद से आएगा ही नहीं। तो हर टाइम पर चार्जेस की लोकेशन चेंज हो सकती है, तो कभी भी एक ही लोकेशन एटम की नहीं रहेगी। एटम में कोई भी चार्जेस हैं वो मूव करते रहेंगे अपनी पोजीशन से। अब हमने लास्ट क्लास में एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था। एनर्जी वाज 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ओवर आई समेशन ओवर जे क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे। अब यहाँ आर आई जे क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ आर आई माइनस आर जे, राइट। तो यहाँ पर अगर हमें एनर्जी को मिनिमम करना है तो हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब देखते हैं मिनिमम एनर्जी हमें कब मिलेगी। तो एनर्जी अगर मिनिमम हो जाती है तो मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब इट इज अ प्रूफ ऑफ द अर्नशॉस थ्योरम कि क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं आती। कभी भी एनर्जी मिनिमम नहीं होगी, हमेशा सैडल पॉइंट रहेगा, कभी भी मिनिमम एनर्जी नहीं आएगी, तो कभी भी हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। सो मिनिमम कब होता है? मिनिमम कब होता है? जब पहला डिफरेंशिएशन उसका 0 हो। तो डेल ई बाय डेल एक्स आई इज इक्वल टू डेल ई बाय डेल वाई आई इज इक्वल टू डेल ई बाय डेल जेड आई इज इक्वल टू 0। तो ये तो कंडीशन है कि जब भी हमारे पास या तो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, राइट। ये मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन है। अब अगर मेरे को मैक्सिमा और मिनिमा से सिर्फ मिनिमा चूज करना है तो मैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन देखूंगी। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होगा? डेल स्क्वायर ई बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर ई बाय डेल वाई स्क्वायर एंड इज इक्वल टू डेल स्क्वायर ई बाय डेल जेड स्क्वायर। सो ये क्या होना चाहिए? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन शुड बी ग्रेटर देन 0। जब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होगा तब हमारे पास मिनिमा पॉइंट होगा, मैक्सिमा पॉइंट नहीं होगा, राइट। तो हमारे पास अगर डेल स्क्वायर
स्क्वायर ई बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर ई बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर ई बाय डेल जेड स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो मैं बोलूंगी कि मेरे पास तो मिनिमा आ गया एनर्जी का, और मतलब मेरे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो देखते हैं कि ये कंडीशन कभी भी क्यों नहीं आएगी और हमारे पास कभी भी मिनिमा क्यों नहीं मिलेगा। तो डेल स्क्वायर ई निकालते हैं। ये डेल है जो डिफरेंशिएशन वाला ही ऑपरेटर होता है, सो डेल आई स्क्वायर ई हो जाएगा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ओवर जे समेशन ओवर के टू एल क्यू जे क्यू के अपॉन आर जे के था। तो मैंने क्या करा, डेल स्क्वायर को आर जे के पर ऑपरेट करा दिया, राइट। मैंने क्या करा, ये वाली इक्वेशन उठाई, डेल स्क्वायर ई करना था, मैंने डेल स्क्वायर यहां सिर्फ आर आई जे पर लगा दिया। तो कैसे आएगा, पूरा एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ओवर जे समेशन ओवर के क्यू के डेल आई स्क्वायर 1/r j के। सो दिस इज 0, डेल आई स्क्वायर 1/r j के, इट इज ऑलवेज इन ऑलवेज 0। आप कोई भी r j के लिखिए, 1/r j के का जब आप डेल स्क्वायर निकालेंगे तो ये हमेशा 0 आएगा। बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि r j के खुद से 0 नहीं है, राइट। इन्फिनिटी का डेल स्क्वायर 0 नहीं होएगा, अदरवाइज कुछ भी 1/r j के ले लेंगे तो इसका डेल स्क्वायर 0 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम कभी आएगी ही नहीं। कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये तो 0 हो गया, ये तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। डेल स्क्वायर ई बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर ई बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर ई बाय डेल जेड स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, बट ये तो इज इक्वल टू 0 हो गया। तो मतलब हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, राइट। यहाँ पर मुझे लोकल इक्विलिब्रियम मिली है। लोकल इक्विलिब्रियम होती है जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होती है। तो अब हमें जो पॉइंट मिला है यहाँ पर, ये पॉइंट मेरा होगा सैडल पॉइंट, राइट। ये जो मेरा जेके पर आई पॉइंट है, जो आई पॉइंट है, ये मेरा सैडल पॉइंट है। सैडल पॉइंट मतलब एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम विद रिस्पेक्ट टू सम पैरामीटर एंड मैक्सिमम विद अदर पैरामीटर। जो हॉर्स का शू होता है वो सैडल नेचर का होता है। एक साइड से देखेंगे तो मिनिमा दिखेगा, दूसरे साइड से देखेंगे तो वही पॉइंट मैक्सिमा दिखेगा। ऐसा कैसे हो सकता है, ये ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पर इस ग्राफ को देखेंगे, अगर मैं सिर्फ यहाँ इस डायरेक्शन में देखूं, इस डायरेक्शन में देखूं तो ये तो मैक्सिमा पॉइंट है, बाकी सारे पॉइंट इससे छोटे हैं। बट अगर मैं इस डायरेक्शन से देखूं, इस डायरेक्शन से देखूं तो ये मिनिमा पॉइंट है। सेम ही पॉइंट मैक्सिमा भी है और सेम ही पॉइंट मिनिमा भी है, राइट। अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो ये पॉइंट मैक्सिमा होगा, बट अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूं तो मिनिमा होगा। तो सेम ही पॉइंट यहाँ पर अगर इस ग्राफ से देखें तो ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा, ये पॉइंट लोकल मिनिमा, ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा, और यहाँ पर मेरे पास सैडल पॉइंट होएगा, राइट। तो सैडल पॉइंट पर यहां से देखेंगे तो मिनिमा मिलेगा और यहां से देखेंगे तो मैक्सिमा मिलेगा, राइट। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अर्नशॉ थ्योरम है क्या। अब आ जाते हैं थॉमसन्स थ्योरम। थॉमसन्स थ्योरम हम लगाते हैं कंडक्टर्स के ऊपर। हमारे पास सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स है विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ चार्ज। हर कंडक्टर के ऊपर हमने कुछ चार्ज दे दिया है। द डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ईच कंडक्टर इज सच दैट ईच वन ऑफ देम इज इक्विपोटेंशियल। हर कंडक्टर इक्विपोटेंशियल है, ये हमने कंडीशन ही ले ली है, राइट। तो हर कंडक्टर के ऊपर कुछ चार्ज है, हर कंडक्टर इक्विपोटेंशियल है, और जब एनर्जी मिनिमम होगी, ठीक है, तब हम देखते हैं क्या होगा, राइट। एनर्जी क्या 0 हो जाएगी इस केस में, मिनिमम एनर्जी क्या 0 जाएगी, लेट्स सी। तो यहाँ पर ये जो प्रूफ है, ये प्रूफ हमारा वैक्यूम कंडीशन नहीं मांगता है। इट डज नॉट डिमांड द कंडक्टर्स लाइन वैक्यूम। अगर कोई और सरफेस भी है, डाइलेक्ट्रिक सरफेस भी है, नॉन वैक्यूम कंडीशंस भी हैं, तो भी प्रूफ वैलिड रहेगा। बट हमने क्या लिया है, हमने एप्सिलॉन नॉट लिया है, हमने वैक्यूम कंडीशन ही एज्यूम कर ली है, राइट। सो दे कैन रिमेन इन होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक और फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस चार्ज कैन प्रेजेंट। तो हमारे पास फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस चार्ज रह सकता है। अब हमें गॉसेस लॉ पता है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट ये तो एक फिक्स स्पेस पॉइंट पर होगा। गॉसेस लॉ एक डिफरेंट पॉइंट पे भी एप्लीकेबल होगा। सो डेल माइनस डेल डॉट ई डैश
डेल डॉट ई डैश इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक अनदर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी डेल डॉट रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल ही होगा। गॉसेस लॉ इज एप्लीकेबल एट एनी अदर स्पेस पॉइंट एज वेल। सो नाउ यहाँ पर मैं एनर्जी की बात करूं तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में, ई डैश माइनस ई, यहाँ पर ये मैं सेल्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ, ई डैश माइनस ई एस इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई डैश स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर डीवी, राइट। तो अगर अब मैं यहाँ पर ई डैश माइनस ई के होल स्क्वायर की बात करूं तो इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या होगा, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमें आता है ई डैश स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस 2 ई डैश ई, राइट, यही होगा। बट हमने ये जो ई स्क्वायर है इसे कैसे लिख दिया, 2 ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, 2 ई स्क्वायर में से ई स्क्वायर माइनस करेंगे तब भी तो ई स्क्वायर ही आएगा, तो ई डैश स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर माइनस 2 ई डैश ई। तो अब हम 2 ई स्क्वायर को ले लेंगे और 2 ई डैश ई को ले लेंगे। सो 2 ई स्क्वायर माइनस 2 ई डैश ई में से अगर हमने ई कॉमन ले लिया, 2 एक कांस्टेंट है हम उसे हटा सकते हैं, सो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ई माइनस ई डैश डीवी, राइट, ये बचा। अब यहां पर इसको हमने लिख दिया ई को, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन विद पोटेंशियल, ई इज इक्वल टू माइनस डेल फाई, तो ई इज इक्वल टू माइनस डेल फाई जब हमने यहां पुट करा तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, डेल फाई आ जाएगा, ई माइनस ई डैश डीवी आ जाएगा, राइट। सो ये हो जाएगा हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन 2 ई स्क्वायर माइनस 2 ई डैश का रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो अब यहाँ पर फिर से हम डाइवर्जेंस की आइडेंटिटी लगाएंगे, इसको एक्सपेंड कर लेंगे, बचेगा क्या, माइनस इंटीग्रेशन डेल डॉट फाई ई माइनस ई डैश डीवी प्लस इंटीग्रेशन फाई डेल डॉट ई माइनस ई डैश डीवी, राइट। तो अगर हम इस फर्स्ट इंटीग्रेशन को देखें तो यहाँ पर इनवर्स ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम लगेगा। इनवर्स ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन से सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहां से डेल डॉट हट जाएगा। डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम सरफेस इंटीग्रेशन से वॉल्यूम इंटीग्रेशन में करते थे तो डेल डॉट लग जाता था, अब इसका उल्टे में जा रहे हैं तो यहाँ से डेल डॉट हटा देंगे और वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये बचेगा माइनस इंटीग्रेशन फाई ई माइनस ई डैश एन कैप डी एस प्लस इंटीग्रेशन फाई डेल डॉट ई माइनस ई डैश डीवी, राइट। तो यहां पर ये है मेरा सरफेस ऑफ बाउंड्री ऑफ द ईच कंडक्टर। तो यहाँ पर बाउंड्री ऑफ द ईच कंडक्टर पे मेरे पास जो फाई होगा वो कांस्टेंट होगा, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो फाई कांस्टेंट हो जाएगा बाउंड्री ऑफ ईच कंडक्टर पे। तो यहाँ पर आई कैन से फाई जब कांस्टेंट है तो ये चीज 0 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर फाई की वजह से दिस थिंग वुड बी 0, ये कांस्टेंट कब आएगा, जब 0 का इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। तो ये फर्स्ट पैरामीटर 0 आ गया। अब हम सेकंड पैरामीटर को देखते हैं, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ फाई डेल डॉट ई माइनस ई डैश डीवी, राइट। इसको हम एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सरफेस बाउंड्री ऑफ कंडक्टर पे फाइंड आउट कर रहे हैं, फाई कांस्टेंट है बाउंड्री पर, तो हम क्या करेंगे, फाई को बाहर ले आएंगे इंटीग्रेशन से, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एट समेशन ऑफ फाई आई इंटीग्रेशन ई आई माइनस ई आई डैश डॉट एन कैप डी एस। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो उसमें नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होती है। आई होप आपको बाउंड्री कंडीशन वाली वीडियो याद होगी, आपने देखा होगा बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंडक्टर की जो बाउंड्री है उस पर नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, ई डॉट एन कैप डी एस 0 हो जाएगा और टोटल चार्ज फिक्स हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब इस वाली इंटीग्रल की बात करते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फाई डॉट डेल ई माइनस ई डैश डीवी, तो ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ना तो फिक्स्ड स्पेस चार्ज है या फिर हमारे पास चार्ज है ही नहीं स्पेस में। स्पेस चार्ज है तो फिक्स्ड है या फिर वो है ही नहीं, तो इसका डेल 0 हो जाएगा, राइट। तो यहां पर ये दोनों टर्म 0 हो गई, बचा क्या, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, ये और ये दोनों 0 हैं, सो ई डैश माइनस ई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई डैश स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर डीवी, राइट। सो वी हैव रिमूव्ड दीज टू टर्म्स, सो व्हाट इज लेफ्ट, ई डैश स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, दीज टू टर्म्स आर ओनली द टर्म्स which are left. So now I can represent half epsilon naught e dash minus e square dv will always be greater than 0, and this is the Thomson's theorem, right. So
if I consider the self energy also, then it is always greater than 0. So these are the various things that I discussed in this video. अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट आया है, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए. अगर आपको सेशन पसंद आया है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक. थैंक यू सो मच.